गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियाँ और जो अपना जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है विश्व की जनजातियाँ। अपन दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ, विश्व की जनजातियाँ। और इसमें अपन नैस्टिक जनजाति पढ़ ली है, बुशमैन जनजाति पढ़ ली है और भील जनजाति पढ़ ली है। और आज की जो जनजाति है वो जनजाति है गोंड जनजाति। तो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है ये विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गोंड जनजाति है ये विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है या जनजाति समूह है। जनजाति समूह है। इसके बाद में देखें कि गोंड शब्द है भारतीय जो प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जो जनजाति है वो क्या कहलाती है? गोंड जनजाति कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति क्या कहलाती है? गोंड कहलाती है। इसके अतिरिक्त जो गोंड शब्द है, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है, गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है ये खोंडा शब्द से हुई है। और खोंडा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पहाड़ी। खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। अर्थात खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा शब्द से हुई है। और खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। ये जनजाति जो है ये मुख्यतः देखें अपन तो 16वीं शताब्दी से ये जनजाति है 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक इनका जो साम्राज्य रहा है, इनका जो शासन रहा है, साम्राज्य जो रहा है वो गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला इनका प्रमुख साम्राज्य रहे हैं। लेकिन 1940 में मुगलों व मराठों के प्रभुत्व के कारण ये कहा गया पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, अर्थात ये फांसियां चले गए। ये जनजाति मुख्यतः दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। तो ये कौन जनजाति है? गोंड जनजाति। सीधी बातें हैं, देखना एक बार। गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजाति का समूह है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति या निवास करने वाले क्या कहलाते हैं? गोंड कहलाते हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक ये इनका जो साम्राज्य रहा है देवगढ़, मंडगांडवा, चांदा और खेड़ला, ये इनका साम्राज्य रहा है। लेकिन 1940 के बाद जैसे ही मुगलों और मराठों का जब प्रभुत्व बढ़ गया तो ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए, हाशिया चले गए और ये दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये कौन जनजाति है? गोंड जनजाति। तो इसमें लिखेंगे गोंड जनजाति में डालो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति।
गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति लिखो, ये विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। 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 आगे लिखो, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति गोंड कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति गोंड कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति गोंड कहलाती है। आगे लिखो, गोंड शब्द की उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। आगे लिखो, 16वीं सदी से 18वीं सदी, 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक, 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक, 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक गोंड का साम्राज्य, गोंड का साम्राज्य, गोंड का साम्राज्य गढ़मांडला, गढ़मांडला, गोंड का साम्राज्य गढ़मांडला, देवगढ़, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, चांदा व खेड़ला रहा है, चांदा व खेड़ला रहा है। परंतु 1940 के बाद, परंतु 1940 के बाद मुगलों व मराठों के प्रभुत्व के कारण, मुगलों व मराठों के प्रभुत्व के कारण, मुगलों व मराठों के प्रभुत्व के कारण, मुगलों व मराठों के प्रभुत्व के कारण ये लोग हाशिया चले गए, ये लोग है हाशिया चले गए, ये लोग हाशिया चले गए, ये लोग हाशिया चले गए, ये लोग हाशिया चले गए। ये जनजाति दुर्गम पहाड़ियों में निवास करती है। 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 तो ये है गोंड जनजाति। कौन जनजाति है? गोंड जनजाति। अब लेंगे गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र भारत में कहाँ निवास करते हैं। गोंड जनजाति का क्या है? निवास क्षेत्र। तो हेडिंग डालेंगे निवास क्षेत्र। नंबर 1 डाल के रखेंगे निवास क्षेत्र। निवास। तो गोंड जनजाति के कई वर्ग हैं, वो कई जगह निवास करते हैं। तो भारत में मुख्यतः
गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, व असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत में मुख्यतः कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम में। अगर पर्वतीय क्षेत्रों की तरह देखें अपन को कि पर्वतों में, तो ये जो है मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में निवास करती है। इसके अतिरिक्त जो मैकाल पर्वत श्रेणी में निवास करती है, मैकाल पर्वत श्रेणी में निवास करती है। इसके अतिरिक्त ये जो देवगढ़, सोनव देवगढ़, सोनव देवगढ़, देवगढ़ की उच्च भूमि पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त ये जो है, जो बस्तर का पठार है, बस्तर के पठार पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त जो गढ़ जात की पहाड़ियां हैं, गढ़ जात की जो पहाड़ियां हैं, वहां ये जनजाति निवास करती है। तो ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, सोन व देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठार व गढ़ जात की पहाड़ी में निवास करती है। इन्हीं पहाड़ियों से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं। तो नदियों का उद्गम होता है जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी और महानदी। इन नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से। जो सतपुड़ा की पर्वत है, मैकाल पर्वत है, जो बस्तर का पठार है, गढ़ जात की पहाड़ियां, इनसे मुख्यतः कौन नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी और महानदी। इनका क्या होता है? उद्गम। इनका जो निवास क्षेत्र है, वहां पर जो तापमान रहता है, वहां का जो तापमान जो रहता है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तापमान जो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वर्षा का जो औसत है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर वर्षा से 160 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये जो है इनका निवास क्षेत्र है, जो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। तो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र व असम में निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्र में देखें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, सोन व देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठार व गढ़ जात की पहाड़ी में निवास करती है। इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी, महानदी का उद्गम होता है। इनके निवास क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तथा वर्षा का औसत है वो 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। तो ये है इनका निवास क्षेत्र। तो देखो निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र। गोंड कई वर्गों में, गोंड कई वर्गों में, गोंड कई वर्गों में, गोंड कई वर्गों में मध्य प्रदेश, गोंड कई वर्गों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वह असम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। वह असम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। वह असम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। असम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। आगे लिखो, यह जनजाति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह जनजाति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, यह जनजाति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, सोनवे देवगढ़ की उच्चभूमि, सोनवे देवगढ़ की उच्चभूमि, सोनवे देवगढ़ की उच्चभूमि, बस्तर के पठार, बस्तर के पठार, बस्तर के पठार व गढ़ जात की पहाड़ियों में निवास करती है। 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 इन्हीं पहाड़ियों से भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदी, इन्हीं पहाड़ियों से भारत की प्रमुख नदी नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी वह महानदी का उद्गम होता है। वह महानदी का उद्गम होता है। वह महानदी का उद्गम होता है। इन्हीं जो पहाड़ियों से होता है, नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी, महानदी का उद्गम होता है। इस जनजाति के निवास क्षेत्र का तापमान, इस जनजाति के निवास क्षेत्र का तापमान, इस जनजाति के निवास क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 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 तथा वर्षा तथा वर्षा 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। वर्षा 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये है इनका निवास क्षेत्र। ये क्या है? इनका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र।
ये हो गया इनका निवास क्षेत्र। अब है एडिटर नंबर 2 आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, ये क्या होते हैं? एक तो आत्मनिर्भर होते हैं, ये अपने आप पर आत्मनिर्भर रहते हैं, ये अपने आप पर आत्मनिर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके जीवन की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। इनकी जीवन की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। देखो, ये जो अपने आप पर आत्मनिर्भर होते हैं, इनकी जीवन की आवश्यकता क्या होती है? सामान्य होती है। इसके अतिरिक्त इनका जो व्यवसाय है, एक तो झूमिंग कृषि, एक तो होता है झूमिंग कृषि, दूसरा होता है आखेट यानी सिका। इनका मुख्य व्यवसाय है झूमिंग कृषि व आखेट। इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है झूमिंग कृषि व आखेट। इसके अतिरिक्त अन्य जो व्यवसाय हैं, अन्य व्यवसाय में क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं एक तो, एक ये पशुपालन का कार्य भी करते हैं, और इसके अतिरिक्त ये भोजन संग्रहण का कार्य भी करते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन है, कंदमूल फल, उनको क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। तो ये क्या है? इनका मुख्य व्यवसाय है। मुख्य व्यवसाय क्या है? झूमिंग कृषि व आखेट। और अन्य व्यवसाय जो है वो है मछली, पशुपालन व भोजन संग्रहण। एक बार इतना लिखेंगे अपन, इसके बाद में समझा तो झूमिंग कृषि क्या है, झूमिंग कृषि को लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद में लिखेंगे अपन झूमिंग कृषि के बारे में। ये लोग जो है तो ये आर्थिक क्रियाकलाप, ये लोग अपने आप पर आत्मनिर्भर रहते हैं, ये लोग अपने आप पर आत्मनिर्भर रहते हैं, ये लोग अपने आप पर आत्मनिर्भर रहते हैं, ये लोग अपने आप पर आत्मनिर्भर रहते हैं। इनकी जीवन की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, इनकी जीवन की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, इनकी जीवन की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, इनकी जीवन की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय, इनका प्रमुख व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? झूमिंग कृषि व आखेट है। इनका प्रमुख व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना, पशुपालन, इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना, पशुपालन और भोजन संग्रहण इनके अन्य व्यवसाय हैं। भोजन संग्रहण इनके अन्य व्यवसाय है। भोजन संग्रहण इनके अन्य व्यवसाय है। अब पढ़ते हैं झूमिंग कृषि क्या है, इसके बारे में समझिए एक बार पूरी अच्छे से। तो झूमिंग कृषि इसके बारे में पढ़ेंगे एक बार। तो झूमिंग कृषि क्या होती है, क्या बोलते हैं? तो इसमें जो झूमिंग कृषि है, झूमिंग कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं।
स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसको आदिम कृषि भी कहते हैं, लेकिन ये झूमी कृषि को ये दिप्पा कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिप्पा कृषि। तो झूमी कृषि को लोग क्या बोलते हैं? दिप्पा कृषि बोलते हैं। ये दिप्पा कृषि क्या होती है या झूमी कृषि क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा सा तो भूभाग सपाट दिखाई देता है, जब ढाल कम होता है वहां क्या करते हैं, ये जो झाड़ियां हैं, घास फूस है, जो वनस्पति है, उनको क्या करते हैं? काटते हैं। जो घास है, फूस है, झाड़ियां हैं, वनस्पति को क्या करते हैं? काटते हैं। काट कर क्या करते हैं? सफाई करते हैं। ये काट के क्या करते हैं? सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद उसमें आग लगाते हैं। तो आग से वनस्पति जलने से जो खाद, जो राख होगी, वो क्या करेगी? खाद का कार्य करेगी। फिर ये कुदाली से, सामान्य औजार से, कुदाली से, फावड़ा से क्या करेंगे? उनकी खुदाई करेंगे। कुदाली से, फावड़ा से क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। और खुदाई करके क्या कर देंगे? बीज छिड़क देंगे। खुदाई करके क्या करेंगे? बीज छिड़क देंगे। और बीज छिड़क, इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली है उसको ये क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि प्रणाली कहते हैं। दोबारा समझेंगे कि ये क्या करते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ थोड़ी सी भूमि को सपाट मिलती है वहाँ पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, वनस्पति हैं, उनकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उसको आग लगाते हैं और आग से जो राख होगी वो खाद का कार्य करेगी। फिर ये कुदाली है, फावड़ा है, उनसे क्या करेंगे? उनकी खुदाई करेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे? बीज छिड़क देंगे। और बीज छिड़कने के बाद ये क्या करेंगे? इस प्रकार से फसल का उत्पादन होगा। इस प्रकार की कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि कहते हैं। तो ये कौन सी है? दिप्पा कृषि। तो क्या है दिप्पा कृषि? क्या है तो अच्छी तरह समझाते हैं, मैं दिखा देंगे उनको। उनके बाद एक है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि, ये पेंडा कृषि क्या है? ये पेंडा कृषि जो पर्वत होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके ढाल पर की जाती है। और ढाल जो होता है, पर्वतों का ढाल है, पर्वतों के ढाल पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। और सीढ़ी नुमा खेत बनाकर क्या करते हैं? ये जो कृषि कार्य करते हैं, पेंडा कृषि कहते हैं। सीढ़ी नुमा खेत बनाकर नीचे लठ लगा देते हैं। इस प्रकार से खेत होता है तो नीचे लट्ठे लगा देते हैं, लठ लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी का अपरदन नहीं हो, मिट्टी का कटाव नहीं हो। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? ये पेंडा कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? पेंडा कृषि कहते हैं। तो ये दो प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाते हैं, एक तो दिप्पा कृषि और एक पेंडा कृषि। एक तो दिप्पा कृषि करते हैं और एक और सी कृषि करते हैं? पेंडा कृषि। तो दिप्पा कृषि क्या है? दोबारा समझते हैं एक बार में, समझ याद जाएगी। ये पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ थोड़ा सा ढालदार भूमि होती है वहाँ जो ये वनस्पति है उनको जला देते हैं। तो झाड़ी है, घास है, फूस है, वनस्पति जो पेड़ है उनको जला देते हैं। जलाकर क्या करते हैं? राख होती है, वो खाद का कार्य करती है। और फिर बाद में कुदाली या फावड़ा से क्या करते हैं? उसको पुरोत देते हैं, अर्थात उसकी खुदाई करते हैं और फिर बाद में बीज छिड़क देते हैं। और फिर इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली है उसको क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि। इसी को क्या कहते हैं? झूमी कृषि कहते हैं। इसके बाद में दूसरी बताया मैंने पेंडा कृषि। तो पेंडा कृषि क्या कहते हैं? जो पर्वतीय ढाल होते हैं, जो पर्वतीय ढाल होते हैं, पर्वतीय ढाल जो होते हैं उन ढालों पर क्या करते हैं कि सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। एक खेत इस प्रकार से सीढ़ी नीचे लठ लगा देते हैं, फिर दूसरा खेत इस प्रकार सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं और एक कृषि कार्य करते हैं। तो इसे कहते हैं पेंडा कृषि। तो ये दिप्पा कृषि और पेंडा कृषि संबंध कौन जनजाति से है? गौड़ जनजाति से। इसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे? भोजन। ये अगला वीडियो में जो दिप्पा कृषि है, दिप्पा कृषि को और इसके अतिरिक्त जो है अपनी पेंडा कृषि है, उस पेंडा कृषि को इनको अच्छी तरह से क्या करेंगे? अपने इनको नोट्स टाइप में लिखेंगे। एग्जाम में ये आता है कि दिप्पा कृषि क्या है, पेंडा कृषि क्या है, इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन आज का क्या पढ़ा? गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। तो इस प्रकार से इसके बाद निवास क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद इसका आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े। अब इनके भोजन है, इनके वस्त्र हैं, ठीक है, इनके भोजन वस्त्र ये पढ़ेंगे, फिर समाज और संस्कृति पढ़ेंगे, फिर आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इस प्रकार से अपना दूसरा नंबर का लेसन है वो क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो जितना लिख दिया है इनको व्यवस्थित तरीके से लिखे और वीडियो को देखते जाए।
और जो भी समस्या है वो आपका अपना जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है उसमें आप कमेंट करके लिख दिया करो कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, आवाज़ साफ नहीं है, कोई भी दिक्कत है तो उस पर आप मेरे को बता देना। ओके, धन्यवाद तब तक के लिए।